हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शची टंडन फ्रॉम क्रैक केमिस्ट्री। बच्चों, आज आप सभी के सामने मैं क्लास 12 का टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक का नाम है सॉल्यूशंस पार्ट 5। इस चैप्टर के पार्ट 3 और पार्ट 4 आपको आई बटन में मिल जाएंगे। बच्चों, आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में किन किन फैक्टर से इफेक्ट होती है। हमारे पुराने वीडियो सॉल्यूशंस पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी गैस की solubility in a liquid. So solubility of a gas in a liquid. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ क्या होता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। और फाइनली हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है हेनरीज लॉ के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। बच्चों, आप सभी लोग जानते हो कि बहुत सारी गैसेस ऐसी होती हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होती हैं, लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे कि ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस पानी में डिसॉल्व होती है बहुत कम अमाउंट में। ऑक्सीजन गैस dissolves in water to a very small extent, लेकिन जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम होने के बावजूद भी ये ऑक्सीजन का जो अमाउंट है पानी में, ये इनफ है एक्वेटिक लाइफ को आसानी से चलने के लिए। अब इसके बाद हम दूसरी गैस की बात करते हैं, वो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो HCl गैस होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अलग अलग गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, उन सभी की सॉल्युबिलिटी वाटर में या किसी और सॉल्वेंट में डिफरेंट होती है। तो अब हमें देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो solubility of a gas in a liquid is affected by pressure and temperature. इन सभी पॉइंट्स को हम बहुत डिटेल में आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है कि द solubility of गैसेस की solubility बढ़ती है प्रेशर के बढ़ाने से। तो ये पॉइंट आप अपनी डेली लाइफ में भी जानते हैं। डेली लाइफ में आपने देखा है कि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम गैसेस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में बढ़ाते हैं। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों हम एक ये डायग्राम की हेल्प से, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप की हेल्प से मैं आपको समझाना चाहूँगी। हमारा ये फिगर है, इसमें इस वाले फिगर को मैं नाम लिख दे रही हूँ A, और जो दूसरा है इसको हम लिख देते हैं B। सो बच्चों, जो ये हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम रिप्रेजेंट करता है, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। सो जो नीचे वाला पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन फेज। जो नीचे का पोर्शन है, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट सॉल्यूशन फेज। और जो हमारा ऊपर का पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन हमारा रिप्रेजेंट करता है ये गैसियस फेज। दिस इज द गैस फेज। दोनों ही केसेस में जो नीचे का सिस्टम है रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन फेज, और ऊपर का सिस्टम हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है गैसियस फेज को। यहाँ पर मैं ये कलर यूज कर दूंगी तो देखने में आसानी रहेगी। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया गैस फेज, गैसियस फेज, और जो नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन फेज। सो अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रेशर है ऊपर, ये प्रेशर है W1। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब W1 प्रेशर गैस के ऊपर लगा हुआ है, तो गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो गए हैं, और उसके साथ साथ जितने मॉलिक्यूल्स गैस के लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल उतने ही मॉलिक्यूल्स लिक्विड से बाहर भी आ रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स entering into the solution phase and the number of the gas molecules leaving the solution are equal. मैं इसको फिर से बताना चाहूँगी कि गैस के जितने मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन फेज में जा रहे हैं,
उतने ही मॉलिक्यूल्स गैस के सॉल्यूशन से बाहर आ रहे हैं। तो मतलब हमारी जो स्टेट अचीव हो गई, इस स्टेट को आप सभी लोग जानते हैं, हमने पुराने वीडियो में भी, अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इस स्टेट को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब हमारा एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के अचीव होने पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ molecules of gas entering into the solution becomes equal to number of molecules of gas leaving the solution। तो ये हमारा केस था फिगर ए। अब फिगर बी में हम क्या कर रहे हैं, हमने गैस के सॉल्यूशन के ऊपर, इस सिस्टम में सॉल्यूशन के ऊपर जो था गैसियस फेस, उस पर प्रेशर हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है जो कि गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। तो अब ये जो वॉल्यूम है, गैसेस की वॉल्यूम कम हो गई। काफ़ी कम होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, number of gas molecules per unit volume increases। Number of gas molecules per unit volume increases। तो जब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स गैस के सॉल्यूशन की सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे। तो जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स गैस के सॉल्यूशन की सरफेस पे टकराएंगे तो ज़्यादा ही मॉलिक्यूल्स गैस के सॉल्यूशन में एंटर करेंगे। तो अब हमारा पुराना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब हम देखेंगे कि जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं सॉल्यूशन में, तो गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में बढ़ गई। जब गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में बढ़ गई, अब ये तब तक और गैस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होती जाएगी जब तक एक नया इक्विलिब्रियम ना अचीव हो जाए। तो अब हमारा एक नया डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स गैस के ज़्यादा मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एंटर हो रहे हैं और साथ साथ उतने ही मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन से बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में प्रेजेंट हैं उनका नंबर बढ़ गया। जब उनका नंबर बढ़ गया तो वेपर प्रेशर of the gas above the solution also increases। तो जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो क्या हुआ कि गैस के ज़्यादा मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एंटर हुए, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई और उसके साथ साथ ज़्यादा ही मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो गए। तो गैस का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर वो भी बढ़ गया। तो जो पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं, ये सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ये हमने सिस्टम अपना डिस्कस किया है। इस सिस्टम में जो अभी हमने पॉइंट आपके साथ एक्सप्रेस किए थे वो सारे पॉइंट यहाँ पर आपको लिखे हुए मिल रहे हैं। तो हेनरी वॉज द फर्स्ट एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हेनरी था। हेनरी पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी थी, किसके बीच में, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस के बीच में हेनरी ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी थी। तो हेनरीज लॉ जो है बहुत से फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है हेनरीज लॉ का, वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज is proportional to the mole fraction of gas in the solution। कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के ऊपर जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सीधी सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जितनी ज़्यादा गैस सॉल्यूशन में डिसॉल्व है उस गैस का अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P is equal to KH into X। So P यहाँ पर क्या है, P is the partial pressure of the gas। So यहाँ पर हम लिख देते हैं कि P is the partial pressure of the gas। P is the partial pressure of the gas। X is the mole fraction of gas in solution। Mole fraction of gas in solution।
और KH होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। सो ये हो गया हमारा हेनरीज लॉ। इसको एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि किसी भी अगर हम बात कर रहे हैं गैस के एक ऐसा सिस्टम में जिसमें गैस डिसॉल्व है सॉल्यूशन में, तो जितना ज़्यादा प्रेशर हम गैस के ऊपर लगाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूशन में उतनी ज़्यादा होगी, मतलब गैस के उतने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में होंगे। और जब गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो गैस का पार्शियल प्रेशर जो है सॉल्यूशन के ऊपर लग रहा है वो भी उतना ज़्यादा होगा। इसको हम स्टेटमेंट जो है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हम इस फॉर्म में दिखा सकते हैं कि P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। सो अब हम यही चीज जो हमने रिलेशनशिप देखी है इसको हम इस ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है। ये ग्राफ जो है हमारा, ये ग्राफ है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन सॉल्यूशन। सो यहाँ हमने क्या किया है, हमारा जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्वेंट है हमारा साइक्लोहेक्सेन। तो हमने साइक्लोहेक्सेन लिया है, ये एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है। सो हमने ले लिया है साइक्लोहेक्सेन। तो जब हमने साइक्लोहेक्सेन लिया है तो साइक्लोहेक्सेन हमारा सॉल्वेंट है, इसमें हमने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डिसॉल्व की है। ऊपर है हमारा जो सिस्टम है, यहाँ पर है HCl गैस। सो अब यही ग्राफ हमने यहाँ पर एक्सप्रेस किया है कि जैसे जैसे यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऊपर हम बढ़ाते जा रहे हैं, सपोज यहाँ पर जो है W1 है, तो जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन क्लोराइड के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की सॉल्यूशन में बढ़ती जा रही है। तो ये नीचे का फेस हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन फेस, और जो ऊपर वाला पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है गैस फेस। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है उतना ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में साइक्लोहेक्सेन में उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो रही है। तो ये हो गई हमारी गैस फेस, और नीचे है हमारी सॉल्यूशन फेस। सो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि इस एक्सिस पे हमने मोल फ्रैक्शन लिया है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है उतना उतना गैस का यहाँ पर देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर इस टेबल में हमने देखा कि हम एक वैल्यू शो कर रहे हैं डिफरेंट गैसेस की KH वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हीलियम है, हीलियम की KH वैल्यू 293 केल्विन टेम्परेचर पे दी हुई है 144.97 किलो बार। इसके बाद हाइड्रोजन की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस की KH वैल्यू इन्होंने दी है दो अलग अलग टेम्परेचर पे। पहला टेम्परेचर है हमारा 293 केल्विन और दूसरा टेम्परेचर है 303 केल्विन। सो 293 केल्विन पर जो KH वैल्यू है ये है 76.48 किलो बार, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन की KH वैल्यू दी हुई है 303 केल्विन पर, ये वैल्यू है 88.84 किलो बार। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है KH की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर नाइट्रोजन का एग्जाम्पल, ज़्यादा टेम्परेचर KH की वैल्यू ज़्यादा। इसी तरह हम ऑक्सीजन का देख सकते हैं। ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर हम देख रहे हैं 293 केल्विन टेम्परेचर पर KH की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए है 34.86 किलो बार, और वही वैल्यू ऑक्सीजन की हायर टेम्परेचर पर 303 केल्विन टेम्परेचर पे ये वैल्यू बढ़ के हो गई 46.82 किलो बार। तो बच्चों हमने एक रिलेशनशिप पढ़ी हुई है, हमने पढ़ी है कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में जो रिलेशनशिप होती है ये रिलेशनशिप होती है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो अगर आप इस रिलेशन को देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट एंड x बताता है मोल फ्रैक्शन, या हम कह सकते हैं x रिप्रेजेंट करता है सॉल्युबिलिटी को। तो x और KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर जितना ज़्यादा KH होगा गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है कि KH एंड X आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
KH एंड XR, यहाँ पर हम लिख के दिखा सकते हैं कि X विल बी इक्वल टू P by KH, X will be equal to P by KH। तो KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी गैस की उतनी कम होगी। और KH की वैल्यू ज़्यादा कब होती है? KH की वैल्यू ज़्यादा होती है टेम्परेचर बढ़ने पे। तो यहाँ हम देख सकते हैं हायर द टेम्परेचर हायर द वैल्यू ऑफ KH। सो अब हम कुछ कंक्लूजन यहाँ पर निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन हमारा है जो हमने अभी अभी टेबल में वैल्यू देखी कि वैल्यू ऑफ KH की वैल्यू at a given pressure, higher the value of KH at a given pressure, lower is the solubility of the gas। ये हमने पॉइंट अभी डिस्कस किया था कि KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है किसी एक टेम्परेचर पर उतनी ही सॉलिबिलिटी कम होती है किसी गैस के लिक्विड में। और दूसरी चीज़ हमने अभी टेबल में देखी कि नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेके हमने देखा, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेकर के हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द KH वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा KH वैल्यू गैसेस की बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? जब KH वैल्यू बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, KH की वैल्यू बढ़ी। KH की वैल्यू बढ़ी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है क्या हो जाएगी? कम हो गई। या इसको उल्टे तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि KH की वैल्यू जो है वो सॉल्युबिलिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर KH ज़्यादा होगा गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम होगी और KH की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ती जाती है। टेम्परेचर बढ़ा, KH की वैल्यू बढ़ी, KH की वैल्यू बढ़ी, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो गई। सो यही हमारा रीज़न है कि जितनी भी एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर्स, क्योंकि अगर पानी ठंडा है तो वहाँ पर KH की वैल्यू भी कम होगी। KH की वैल्यू कम होगी, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। सो ये बच्चों CBSE में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाई द एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर्स। अब इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। बच्चों हेनरीज लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। सो इन एप्लीकेशंस में हम कुछ जो खास एप्लीकेशंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और ये सारे एप्लीकेशंस आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है, आप सभी लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं तो आपने देखा है कि जब बॉटल को हम खोलते हैं तो एकदम से CO2 गैस फिजेस आउट। CO2 गैस एकदम से झाग के साथ, सनसनाहट के साथ बाहर निकलती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो फ्लैट हो जाती है, मतलब उसमें गैस का जो झाग निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं, वो निकलने बंद हो जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न होता है कि हमने CO2 गैस को कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ भरा हुआ है। तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया तो CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी पानी लिक्विड में कैसी हो गई, सॉल्यूशन में कैसी हो गई? वो लिक्विड में CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। अब हमने बॉटल्स को सील कर दिया। अब क्या हुआ? जब आपने बॉटल खोली, बॉटल ने खोली आपने, अब वो जो पुराना इक्विलिब्रियम आ गया था वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। gases are exposed to the new pressure that is atmospheric pressure। अब जो आपका गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल में, वो क्या हुआ? किसके कांटेक्ट में आ गई? नया प्रेशर जो कम प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब एक्स्ट्रा गैस प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर कम हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी भी सॉल्यूशन में हो गई कम, CO2 बाहर आ गई। तब तक बाहर आती रहेगी जब तक एक नया इक्विलिब्रियम ना बन जाए उस कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो to increase the solubility of CO2 in soft drink and soda water, the soda bottles or soft drink bottles are sealed under high pressure। ये तो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। दूसरा एग्जाम्पल है, आप सभी ने सुना होगा कि स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो बिल्कुल डीप अंडर द सी डाइविंग करते हैं। तो जब स्कूबा वाटर्स इतनी ज़्यादा गहराई में सी के अंदर जाते हैं तो नेचुरली वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, अंडर वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, हेनरीज लॉ यहाँ भी एप्लीकेबल हो गया। अभी अभी हमने देखा था CO2 वाले केस में भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल हो रहा था, क्योंकि हेनरीज आपने क्या किया था CO2 के एग्जाम्पल में, गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाया CO2 की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में बढ़ गई। P is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इज इक्वल टू KH इंटू X। मतलब जितना ज्यादा गैस के ऊपर प्रेशर होगा, जितना ज्यादा गैस का प्रेशर के ऊपर प्रेशर होगा, सॉल्युबिलिटी गैस की उतनी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ भी हेनरीज लॉ था। अब आ गए हम स्कूबा डाइवर्स के केस में। यहाँ भी चूंकि स्कूबा डाइवर्स जो हैं ये सी में बहुत डीप जाते हैं, तो वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, अंडर वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब उतने ज्यादा प्रेशर में फिर हमारा लग गया, क्या लग गया, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ होता है P इज इक्वल टू KH इंटू X। अब जब प्रेशर बढ़ा तो क्या हो जाएगा, स्कूबा डाइवर्स की बॉडी के अंदर डिसॉल्व गैसेस जो हैं वो बढ़ गई। जब उनकी बॉडी के अंदर डिसॉल्व गैसेस बढ़ गई, अब जब स्कूबा डाइवर आया बाहर, बाहर आने पे क्या होगा, प्रेशर हुआ कम। जब प्रेशर कम हुआ बाहर आने पे, अब डिसॉल्व गैसेस की सॉल्युबिलिटी हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग कम हो गई। अब वो गैसेस आ गई उनकी ब्लड वेसल्स से बाहर, स्कूबा डाइवर्स की ब्लड वेसल्स से बाहर आनी शुरू हुई। अब जब बाहर आनी शुरू हुई तो उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर बबल्स बनने लगते हैं। बबल्स किसके बनते हैं, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। अब जो बबल्स बने, ये बबल्स कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं और एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसको बोलते हैं बेंड्स। बच्चों, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है और हमारी लाइफ के लिए, स्कूबा डाइवर्स की लाइफ के लिए डेंजरस हो सकती है। तो स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, इन बैंड्स को बचाने के लिए उन्हें क्या करना है, ये बबल्स बच्चों बनते हैं नाइट्रोजन गैस के। तो स्कूबा डाइवर्स इन बैंड्स को बचाने के लिए और साथ साथ जो नाइट्रोजन गैस का हाई कंसंट्रेशन अगर ब्लड में हो जाए तो टॉक्सिक इफेक्ट उसका क्रिएट होता है। तो इन दोनों चीज़ों को बचाने के लिए जो टैंक्स यूज करते हैं, वो टैंक्स फिल होते हैं एयर से। वो एयर को हम डाइल्यूट कर देते हैं हीलियम से। तो स्कूबा डाइवर्स जो टैंक्स यूज करते हैं उसका कंपोजिशन होता है, उसमें होती है 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। इसको आप कंपेयर कर लीजिए, हम जो यहाँ बैठकर ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें क्या है, हम जो लेके यहाँ बैठ के सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन है हमारी अराउंड 21%, नाइट्रोजन है हमारी 78%। तो लेकिन जो स्कूबा डाइवर्स डीप जाते हैं अंडर सी वाटर, तो वो जो टैंक्स यूज करते हैं उन टैंक्स में एयर डाइल्यूट की जाती है हीलियम से। कंपोजिशन मैंने बताया, हीलियम से डाइल्यूट करने का केवल एक और एक पर्पस है कि टू अवॉइड द बैंड, क्योंकि बैंड जो है बहुत पेनफुल हो सकते हैं, कई बार ये जान के लिए खतरा भी हो सकते हैं। और टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, दे आर using these the air tanks which are filled diluted with हीलियम गैस। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि दोनों एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड थे, आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब हम आ जाते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे। बच्चों, जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, या वो लोग जो माउंटेन्स पर जाते हैं, मतलब माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, इतनी ऊंचाई पर गए, जब इतनी ऊंचाई पे गए तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में पार्शियल प्रेशर हुआ कम। जब पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ यहाँ भी लग गया। जब हेनरीज लॉ यहाँ पर लगा तो क्या हुआ भाई, लोअर द प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो जब आप पहाड़ों पे गए, आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पे गए, वहां पर प्रेशर बहुत कम है, ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम है, तो आपके ब्लड में, आपके टिश्यूज में क्या होगा, वहां जो लोग रहते हैं उनके ब्लड और उनके टिश्यूज में क्या होगा, या जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं उन सभी के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन कम हो गया, जब ऑक्सीजन कम हो गया तो ये कम ऑक्सीजन जो है वहाँ के लोगों को या माउंटेन क्लाइंबर्स को उनको वीकनेस महसूस होती है। जो वीकनेस होती है और उसके साथ साथ वो दे आर अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो ठीक से सोच समझ नहीं पाते हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। तो बच्चों, हमने हेनरीज लॉ के 3 एप्लीकेशंस देखे और ये तीनों एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड थे। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, पहले हमने देखा प्रेशर का इफेक्ट। डेफिनेटली प्रेशर का इफेक्ट गैस की सॉल्युबिलिटी पर, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी एक लिक्विड में हमने देखी, प्रेशर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा था। अब हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है।
बच्चों आप सभी जानते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि हमने केएस से रिलेट किया था हेनरीज लॉ कांस्टेंट, जितना ज़्यादा टेम्परेचर था उतना ज़्यादा हेनरीज लॉ कांस्टेंट था, जितना ज़्यादा हेनरीज लॉ कांस्टेंट था उतनी सॉल्युबिलिटी कम थी। यहाँ आके हम उसी चीज़ को दूसरी तरीके से देख लेते हैं। तो हमने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ये पॉइंट तो आप सभी जानते हैं, हम पीछे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि solubility of gases in liquids decreases with rise in temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा किसी गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में घटेगी। होता क्या है, जब हम डिजोल्व कर रहे हैं तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है लिक्विड फेज में। ठीक है, क्या हुआ, जब गैस मॉलिक्यूल को हमने लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया तो अब गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए लिक्विड फेज में, मतलब गैस कन्वर्ट हो गई किसमें, लिक्विड में। तो क्या आप इसको कंडेंसेशन से कंपेयर कर सकते हैं? कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है गैस का लिक्विड में कन्वर्जन। तो जब आप किसी गैस मॉलिक्यूल को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन प्रोसेसेस हमारी होती हैं एक्सोथर्मिक होती हैं, हीट इवॉल्व होती है। जितनी भी कंडेंसेशन प्रोसेस होती हैं उसमें हीट इवॉल्व होती है, मतलब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती हैं। और आप जानते हो कि जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई, अभी हम ये भी पीछे पढ़ते हुए आए हैं कि यहाँ पर हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है उसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व हुआ। जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली ये ली शटेलियर प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। ली शटेलियर प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। ली शटेलियर प्रिंसिपल क्या है, मैंने अपने पुरानी वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था कि अगर हमारी डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो रहा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो रहा है मतलब एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हमने गैस को डिसॉल्व किया, किसमें डिसॉल्व किया, गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, और रिवर्सिबल प्रोसेस है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो रहा है तो रिवर्सिबल एरो में लगा दे रहे हैं यहाँ पर, बना सॉल्यूशन। अब गैस कन्वर्ट हो गई सॉल्यूशन में आके लिक्विड फेज में, इसको हमने कंपेयर किया कंडेंसेशन से। यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, मतलब हमारी ये प्रोसेस जो है कैसी प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आप लगा लीजिए ली शटेलियर प्रिंसिपल। ली शटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर हीट एब्सॉर्ब हो रही हो। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट उसमें रिलीज हो रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में डिक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने से। रीजन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि as dissolution is an exothermic process, solubility decreases with increase of temperature। इसको आपको मैंने समझा भी दिया कि किस तरह से डिक्रीज होगी। बच्चों अब मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ जो क्वेश्चन बेस्ड है हेनरीज लॉ पे। सो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि if nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water। कि अगर नाइट्रोजन गैस को 1 लीटर वाटर में आप बबल कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल्स 293 केल्विन में डिसॉल्व होंगे। साथ साथ यहाँ पर दे रखा है कि नाइट्रोजन एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार और हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन एट 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल्स 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व होंगे। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी पूछ रहे हैं। किसी भी गैस की किसी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी हम हेनरीज लॉ से निकाल सकते हैं। हेनरीज लॉ होता है P इज इक्वल टू KH इंटू X। ये है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हेनरीज लॉ की। चूंकि नाइट्रोजन गैस यहाँ इन्वॉल्व है तो हम लिख लेते हैं P(2) इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। सो अब हम यहाँ देख रहे हैं हमें दिया क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस हमें दिया हुआ है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस जो है हमें दिया है 0.987 बार, 0.987 बार। और इसके साथ साथ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है जो कि है 76.48 किलो बार। तो बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दिया है बार में और KH दिया हुआ है किलो बार की यूनिट में।
तो हम या तो बार को किलो बार में कन्वर्ट कर लें या किलो बार को बार में कन्वर्ट कर लें। तो हम यहाँ पर KH को बार में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलो बार को बार में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से इंटू करना पड़ेगा, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 76,480। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ 76,480 बार। सो ये आ गया हमारा 76,480 बार आ गया KH। बस अब हम ये वैल्यूज अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा XN2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं रिलेशनशिप लिख रही हूँ, P फॉर P नाइट्रोजन इज इक्वल टू KH इंटू X फॉर नाइट्रोजन गैस। सो XN2 हो जाएगा PN2 डिवाइडेड बाई KH। PN2 की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने पीछे सब्स्टिट्यूट की थी। हमने देखा था नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर था 0.987 बार और KH की वैल्यू अभी हमने कन्वर्ट की थी बार में, वो आई थी 96,480 बार। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। ये आ गया हमारा XN2। तो XN2 की वैल्यू आ गई, मतलब हमारा मोल फ्रैक्शन फॉर नाइट्रोजन आ गया 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। अब इस मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन से हम मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला जो है, मोल किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा रेशियो उस कंपोनेंट के मोल्स का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। So NN2 plus NH2। So अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हमको पता है, मोल फ्रैक्शन हमने निकाल रखा है, ये आया है 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। दैट विल बी इक्वल टू NN2। सो बच्चों अगर आप इस मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आप देखें, सो मोल फ्रैक्शन है 1.29 इंटू 10 टू पावर -5। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी ज़्यादा कम है। इसका मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम है। इसका मतलब नाइट्रोजन के मोल्स वाटर में बहुत कम होंगे। तो हम अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए डिनोमिनेटर से नाइट्रोजन के मोल्स को हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, जब हम हटा लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? NN2 डिवाइडेड बाई NH2O। अब हमें एक चीज और देखनी है कि हमें कैलकुलेट करना है NH2O कितना है। सो पहले तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ as NN2 is very less। It can be neglected in denominator। It can be neglected in denominator। पहली चीज। अब एक चीज हमें यहाँ पर और जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी मोल्स ऑफ वाटर के। सो मोल्स ऑफ वाटर हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें वाटर की वॉल्यूम दी हुई है, वाटर की वॉल्यूम। सो V फॉर वाटर मैं यहाँ लिख देती हूँ। V वाटर हमको दिया हुआ है 1000 ml। बच्चों आप सभी जानते हो कि हम वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेंसिटी और मास रिलेशनशिप जो होती है D इज इक्वल टू M/V। तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। सो वाटर का मास क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या होगा? गिवन मास है 1 लीटर, मतलब 1000 ग्राम वाटर। वाटर के का मोलर मास में हमें पता होता है 18 ग्राम पर मोल। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद आंसर 55.55 मोल्स। तो ये आ गए हमारे NH2O, मोल्स फॉर वाटर आ गए 55.55 मोल्स। सो अब हम ये जो वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेती हूँ। हम जो ये लिख रहे थे 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू हमारा आया था NN2 डिवाइडेड बाई NH2O। सो इस वैल्यू को हम यहाँ पर फिर से नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। ये आया हमारा 1.29
into 10 to the power minus 5 is equal to n2 divided by 55.55. 55.55. सो ये 55 थोड़ा हम ठीक से लिख देते हैं, ये इज इक्वल टू हो गया, ये हो गया 55.55. सो अब आ जाएगा हमारा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.29 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power minus 5 into 55.55. सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.16 into 10 to the power minus 4 मोल्स. सो ये बच्चों आए हमारे मोल्स, लेकिन हमसे मोल्स ना पूछ के हमसे उन्होंने पूछा है मिली मोल्स. सो मिली मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटू 1000 कर देंगे. तो जब हम इसको इंटू 1000 कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 7.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 1000. सो जब और ये आ गए हमारे मिली मोल्स, और इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.76 मिली मोल्स. सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 0.716 मिली मोल्स. सो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा. तो अब हम देखते हैं लास्ट में हमने आज क्या क्या टॉपिक्स कवर किए. सबसे पहले हमने देखा सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, फिर उसके बाद हमने देखा हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है. फिर हमने देखा एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. उसके बाद हमने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, और फाइनली हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जो बेस था हेनरीज लॉ कांस्टेंट पे. सो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अभी इस वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे वीडियोस में, आगे आने वाले वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपलोड करने जा रही हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, प्रैक्टिकल्स के लिए और साथ साथ नीट और जेईई जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे. तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरे आगे आने वाले वीडियोस जो मैं अपलोड करने जा रही हूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो, सॉल्यूशंस पार्ट 6.